हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है भाई, हाँ जी, वापस से। तो भाई एक वीडियो आपकी पूरी खत्म हो चुकी है, ये नई सीरीज चालू हो रही है फिलहाल से दोबारा से। ठीक है, हाँ जी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई बीकॉम प्रोग्राम के लिए, चाहे आप ऑनर्स के हो। ठीक है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 पढ़ने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, किसका? इंडस्ट्रियल लॉ का। भाई इंडस्ट्रियल लॉ थोड़ी अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बात करते हैं मतलब कि ना, जो पिछले वाला टॉपिक था उसके अंदर ऐसा कुछ था कि आप बना के लिख सकते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल लॉ है ना भाई, थोड़ी लॉ के तरीके से पढ़ेंगे और इसमें ना कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं जो कि गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप याद कर सकते हो ना, उतना याद करने पे फोकस करना भाई। मतलब कि अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो कोशिश करना कि दोबारा देखें, मगर समझ में आ जाना चाहिए वो सारी चीजें, मतलब याद हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इस पे ये होता है, इस टॉपिक पे ये होता है। ठीक है, हाँ जी, जैसे पिछले टॉपिक में था आपकी कुछ बना के लिख सकते थे क्योंकि एचआरएम का था। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे आप उतना ज्यादा बना के नहीं लिख सकते क्योंकि आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे जो भी फैक्ट्स गवर्नमेंट ने बता रखे हैं। हाँ, थोड़ा रिलेटेड होता है हमारी रिलेशन के हिसाब से, यानी जो हमारी क्या बोलते हैं कल्चर चल रहा होता है उसके हिसाब से रिलेटेड है, मगर फिर भी कुछ याद करना पड़ता है इसके अंदर थोड़ा। शुरू करते हैं। तो भाई पहला चैप्टर आता है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। तो 1952 के अंदर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आया था, ईपीएफ आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स का कटता था। ठीक है, एमपीएफ, ईपीएफ। ठीक है भाई, हाँ जी, तो आपके पेरेंट्स जहाँ पे काम करते हैं तो फिर वहां पे मिलती है उनको जो सैलरी मिलती है, उस पे ईपीएफ करता है, उनको ईएसआई कटता होगा। ठीक है, तो अगर मान लो, हाँ कई लोग कटता, कई लोग नहीं करता। तो ईपीएफ के बारे में सीखेंगे कि ईपीएफ होता क्या है, या फिर ये प्रोविजन कब आया था, किस तरीके से लाया गया था और कैसे कैसे अप्लाई होता है, किस किस को क्या भरना पड़ता है ईपीएफ। ठीक है, मतलब बेसिकली पेंशन वाला टॉपिक होता है। तो शुरू करते हैं एक बार फटाफट से। तो ईपीएफ होता क्या है? The EPF, Employee Provident Fund, is a social welfare legislative मतलब हाँ जी, intended to, भाई ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोटेक्ट है। हाँ जी, थोड़ा गलत लिख दिया भाई। हाँ जी, तो ईपीएफ क्या होता है? ईपीएफ इज ए सोशल वेलफेयर लेजिस्लेटिव इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि फैक्ट्रीज में या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जितने भी वर्कर होते हैं उनके लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से एक लेजिस्लेटिव क्या बोलते हैं कार्य किया गया है। लेजिस्लेटिव कार्य मतलब काम होता है, मतलब जो गवर्नमेंट ने किया है, जैसे टैक्स वैक्स काटना होता है ना गवर्नमेंट के लिए, वैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो एक ऐसा काम होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव करके बना रही है, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए और जो भी काम कर रहे हैं वर्कर्स, किसके अंदर? इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, उनके लिए आसान है। हाँ जी, और उन वर्कर के लिए क्या किया गया? ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, उनका समाज की भलाई हो सके, उनकी क्या हो सके? भलाई हो सके। जैसे कि फ्यूचर में अगर मान लो उनकी शादी वादी की जरूरत पड़ती है तो ईपीएफ से हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी, या फिर क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे उनको पेंशन मिल जाएगी ईपीएफ से, या फिर डेथ हो जाती है तो फिर उनको वो मिल जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा ईपीएफ से। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि एम्प्लॉय के सोशल वेलफेयर के लिए क्या करवाया गया? ईपीएफ को लगाया गया। आसान है, यानी जो भी फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर है, उनके लिए गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के तौर पे जो भी काम किया उसको क्या कहते हैं? ईपीएफ। आसान है, वैसे तो और भी काम किए हैं मगर ईपीएफ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एम्प्लॉयर और फैक्ट्रीज वालों के लिए होता है जो वर्कर काम कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, इंप्लीमेंटेड बाय ईपीएफओ, यानी कि मतलब क्या है, ये जो ईपीएफ है ना, ये चलाया जाता है किसके द्वारा? ईपीएफओ के द्वारा। ईपीएफओ मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भाई? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है? ईपीएफ चलाने का काम करती है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय होता है जिसके सैलरी में से काटे जाते हैं ईपीएफ के लिए पैसे, उसको चलाने का काम कौन करती है? हाँ जी, ईपीएफओ, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। श्योर है भाई? हाँ जी, अगली चीज आती है, ये जो बिल पास हुआ था, आपको अगर पता हो, यानी कि कोई भी एक्ट बनाना होता है, ये जो ईपीएफ है प्रोविजन का एक्ट है। ठीक है, हाँ जी, कोई भी अगर आपको एक्ट बनाना होता है, सबसे पहले बिल पेश किया जाता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। इन दोनों से अगर बिल पास होता है तो वो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तब जाके बिल क्या होता है? पास होता है, और वो क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है। तो ये एक्ट भी कब बना था? ये बना था भाई 4 मार्च, यानी 4 मार्च 1952 में। आसान है, हाँ जी, 4 मार्च 1952 के अंदर क्या बना था? ये एक्ट बन गया था। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड रिसीव एसेंट, मतलब कि एक्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 4 मार्च 1952, यानी कि बिल पास हो गया था पार्लियामेंट में से और प्रेसिडेंट ने अपनी क्या बोलते हैं एक्सेंट दे दी, मतलब एसेंट दे दी थी कि मैं हाँ बिल पास करने के लिए क्या देता हूँ? अर्जी देता हूँ, मतलब कि हाँ करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, उस पर साइन कर दिए थे बिल पे, ताकि क्या हो जाए? वो एक्ट बन जाए। तो ये एक्ट कब बना? 4 मार्च 1952 के अंदर। आसान है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना भाई ईपीएफ के नाम से, ये डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी कि ईपीएफ होता क्या है, ये पास कब हुआ था, और क्या बोलते हैं
क्या इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या था भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीएफ एंड क्या होता है मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, यानी कि जो ईपीएफ है और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है, ये जो हमने बनाया है एक्ट या फिर प्रोविजन, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने बनाया ही क्यों, ये जरूरत क्यों थी इसकी। ठीक है, तो बस दो काम के लिए। पहला, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। आसान है, क्योंकि जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी फैमिली भी होती है, अगर वर्कर को कुछ हो गया तो फिर फैमिली को दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ जी, तो इस वजह से वर्कर की हेल्प करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाया गया, ईपीएफ बनाया गया। आगे चलते हैं, प्रोवाइड टर्मिनल बेनिफिट्स, जैसे रिटायरमेंट, यानी कि क्या बोलते हैं जो टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट पे उनको रिटायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे डेथ पे उनको इंश्योरेंस क्लेम प्रोवाइड करने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं उनकी जॉब अगर छूट गई तो फिर उनको मंथली सैलरी उस टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए। आसान है, या फिर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। तो मतलब ईपीएफ किसके लिए प्रोवाइड किया गया भाई, जो टर्मिनल बेनिफिट्स है ना उनको प्रोवाइड करने के लिए ईपीएफ दिया जाता है। आसान था। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये जो एक्ट है वो किस पे अप्लाई होता है, यानी कि कौन कौन ये ऐसा इंसान होता है जो ये ईपीएफ के लिए अप्लाई कर पाता है। आसान है, हाँ जी, यानी कि एक ईपीएफ होता क्या है बेसिकली, मतलब वही है कि ये जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट काटा जाएगा। आगे वैसे समझाने वाला था मैं, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो समझिए ईपीएफ बेसिकली होता क्या है। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मान लो क्या बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, 10,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, तो इसमें से क्या होगा, आपकी सैलरी में से 500 रुपए काट लिया जाएगा। वैसे 500 रुपए तो नहीं है फिलहाल, आपकी सैलरी में से 1000 रुपए काटा जाएगा ईपीएफ के नाम से भाई। ठीक है, हर महीने आपकी सैलरी में से कितना कटेगा, 1000 रुपए कटेगा, और यही 1000 रुपए किसको भरना पड़ेगा, एम्प्लॉयर से भी लिया जाएगा। एक तो एम्प्लॉय से 1000 रुपए लिया और एम्प्लॉयर से कितने रुपए लिया, 1000 रुपए लिया, तो जाके आपके ईपीएफ के अकाउंट में जमा कर दिए, तो अकाउंट में कितने रुपए जमा हुए, 2000 रुपए हुए। अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 8.33% मिलता है, ये लिखा मैं, ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक है, 8.33% इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पैसा आपका बढ़ता रहेगा। आपने कितने जमा करे, 1000, लेकिन आपकी तरफ से जमा कितने हुए वहां पे, 2000, एक आपके और एक मालिक के। मालिक को पैसा नहीं मिलेगा बाद में, वो पैसा सारा आपको ही मिलेगा। एक तरीके से आपकी सैलरी मिल रही है आपको कितनी, 10,000 नहीं 11,000। अगर आप ईपीएफ के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो आपको खाली कितनी सैलरी मिलेगी, 10,000। लेकिन अगर आप ईपीएफ के लिए अप्लाई कर देते हो तो हैंड में तो सैलरी 9,000 मिलेगी, लेकिन ईपीएफ के तौर पे 1000 रुपए जो कटे हैं वो फ्यूचर में जाके 1000 रुपए आपके और 1000 रुपए मालिक के, दोनों के जुड़ के आपको बड़ा हुआ अमाउंट मिलेगा, डबल अमाउंट मिलेगा जितना आपने सेव किया उससे ज्यादा, और उस पर ब्याज भी अलग से मिलेगा। आसान है भाई, हाँ जी। तो बस इस तरीके से करता है आपका ईपीएफ और इस तरीके से काम करता है। तो बात आती है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये एक्ट किस पे लगेगा, यानी किस किस को भरना पड़ेगा, क्या बोलते हैं ईपीएफ। ये जो एक्ट लगता है वो होल ऑफ इंडिया पे लगता है, यानी पूरे पूरे देश पे लगता है। ठीक है, पहले था एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, लेकिन इस टाइम पे जम्मू और कश्मीर जो है हमारे देश का हिस्सा पार्ट बन चुके हैं, है ना। हाँ जी, तो अब आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं एक्ट है ये एप्लीकेबल है होल इंडिया पे, यानी पूरे देश पे, पूरी कंट्री पे क्या लगता है, ईपीएफ का एक्ट लगता है, यानी पूरे देश को भरना पड़ता है। हम हर इंसान को नहीं, हर एम्प्लॉय को भरना पड़ता है, हर वर्कर को भरना पड़ता है, जो भी इंडस्ट्री में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वर्कर, उनको भरना पड़ता है क्या, ईपीएफ। आसान में, हाँ जी, पूरे देश में हर एक इंसान को भरना पड़ता है, जो कि किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, क्लॉज 2। अच्छा, सब सेक्शन 2 इसको बोलते हो, ये जो है ना पहला वर्ड सेक्शन 1, इसको बोलते हैं सेक्शन, क्या बोलते हैं, सेक्शन। उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं सब सेक्शन, क्या बोलते हैं इसे, सब सेक्शन। इसके बाद अगर गिनती में लगा सकता है, जैसे ए बी सी डी ये सब चीजें लिखी होंगी, जैसे यहाँ पे ये लिखा 6 तो ये हो गया सेक्शन। इसके बाद अगर मैं लिख दूंगा 6 के साथ 1 तो ये हो गया सब सेक्शन, और इसके बाद अगर मैंने लिख दिया ए बी सी कुछ भी लिख दिया तो उसको बोलते हैं क्लॉज। आसान भाई, हाँ जी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं जो वो ये है ईपीएफ वाला है ये टॉपिक, यानी ईपीएफ जो एक्ट है ये पूरे देश पे लागू होगा, पूरी कंट्री पे लागू होगा। आसान भाई, हाँ जी, शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। एवरी एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो ईपीएफ है वो हर किसी पे लगेगा। कौन से एस्टेब्लिशमेंट, जो शेड्यूल 1 में बताए गए हैं, कौन से एस्टेब्लिशमेंट जो शेड्यूल 1 के अंदर बताए गए हैं। और शेड्यूल 1 के अंदर क्या कहा गया है, शेड्यूल 1 कहता है अगर किसी इंप्लॉय मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं, ठीक है, हाँ जी, शेड्यूल 1 क्या कहता है, किसी इंप्लॉय में अगर 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं तभी क्या लगेगा, उन पे ईपीएफ कटेगा। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 या 10 लोग काम करते हैं तो उनको हम ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे ही नहीं, समझ में आया, तो उनको ईपीएफ भरने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन किसको मानेंगे, फर्म किसको मानेंगे, इंडस्ट्री किसको मानेंगे, जिसके अंदर 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ईपीएफ क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। आसान है, हर एक एम्प्लॉय का। आगे चलते हैं, अगला आता है। अच्छा, ये कब कहा गया, ये क्या गया, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 और क्लॉज ए में, ठीक है भाई। अच्छा,
वहां पे एग्जाम्स में मेरे को पता है भाई बहुत सारे सेक्शंस हैं लॉ के अंदर, बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से भाई। खाली ये डाटा याद रखो कि क्या बोलते हैं ये जो था, ये क्या नाम है, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार नाम क्या है। ईपीएफ जो है ये पूरे देश पे लागू होता है, ठीक है, पहला पार्ट। और उसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, उन पे लागू होता है। अगर किसी कंपनी के अंदर 20 या उससे कम वर्कर हैं तो फिर उस पे लागू नहीं होगा, उनको ईपीएफ भरने की जरूरत नहीं है। आसान है, ठीक है, आगे चलते हैं। अदर एस्टेब्लिशमेंट, कुछ और एस्टेब्लिशमेंट है जिसको कहा गया है सेक्शन 1, 3 और ए के अंदर, क्लॉज ए के अंदर, ठीक है, उसके अंदर 20 या उससे ज्यादा वर्कर होने चाहिए, ठीक है, तब उसके अंदर लागू हो जाएगा। अच्छा, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो उनका ईपीएफ काटना जरूरी है, ठीक है, और उसके अंदर 20 से कम एम्प्लॉय भी हैं। सोचिए मैंने क्या बोला, ईपीएफ जो है वो पूरे देश पे लगेगा और हर एम्प्लॉय पे लगेगा, हर एक एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा ईपीएफ। और वो क्या बोलते हैं, इस कंपनी में काम कर रहा हो जो कि क्या बोलते हैं 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो जिस कंपनी में, ठीक है, हाँ जी। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी है जो 20 से कम वर्कर काम 20 से कम वर्कर से काम करवाती है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या भरना पड़ता है, ईपीएफ भरना पड़ता है। वो क्यों भरना पड़ता है वो समझिए, वो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड होती है कंपनियां, या फिर गवर्नमेंट के नोटिस पे जारी करी होती है क्योंकि इनको ईपीएफ देना पड़ेगा, तो उनका ईपीएफ कटता है। वो कब कटता है, बेसिक से वो 20 से कम हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया तो उनका ईपीएफ कटेगा। आसान भाई, जिसको फर्दर कंपनी की कैटेगरी में रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ईपीएफ हर एक एम्प्लॉय को भरना पड़ता है अगर वो क्या बोलते हैं 20 या उससे ज्यादा कम लोगों की फर्म में काम कर रहा है। आसान, हाँ जी। और उसके बाद अगर कुछ लोग हैं भी ऐसे जो क्या बोलते हैं 10 या फिर 5 फर्म के लोगों वाले फर्म में काम कर रहे हैं, उनको भी ईपीएफ भरना पड़ेगा, लेकिन वो कब होगा, जब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा हो कि इस फर्म को भरना पड़ेगा ईपीएफ। आसान भाई, हाँ जी। यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक, आगे चलते हैं, वापस आते हैं अगले टॉपिक पे। नाम आता है ईपीएफ स्कीम 1952। तो ईपीएफ के बारे में सीखते हैं कि ईपीएफ होता क्या है, क्या चीज काम करता है, किस तरीके से बना जाता है ईपीएफ, ठीक है, हाँ जी, छोड़ते हैं। तो ईपीएफ होता क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और इसको मैनेज कौन करता है, ईपीएफओ, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है इसे, ठीक है। और मैनेज एक्चुअली में मैनेज कौन करता है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग कौन होते हैं, वो होते हैं भाई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। वो क्या होते हैं भाई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, इस फंड को संभालता कौन है, यानी कि जो एम्प्लॉइज का इतना सारा पैसा कटेगा पूरे देश में से, 7,000 करोड़ या फिर 8,000 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने ईपीएफ के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, हाँ जी। कुछ रिटायर होते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली है लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ के आसपास क्या बोलते हैं लोगों ने अप्लाई कर रखा है ईपीएफ के लिए, ठीक है, हाँ जी। तो वो बात होती है कि भैया उतना सारा पैसा, इतने सारे लोग इतना पैसा जमा करवा रहे हैं, देखा एपीपी वाले बहुत बेकार लगते हैं लोगों को, हाँ जी। तो इतने सारे लोग जो पैसा जमा करवा रहे हैं, ये पैसे को मैनेज कौन करेगा, तो मैनेज कौन करता है भाई, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। आसान है, हाँ जी। और कौन मैनेज करता है, सेंट्रल बोर्ड। लेकिन सेंट्रल बोर्ड हर बार मैनेज नहीं करती, मैनेज करने का मेन जो होता है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का है। बस जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ मतलब जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें से कई बार होता है कि एक मेंबर आता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे प्रोविजंस। आसान है। और इस सेक्शन में मतलब कि सेक्शन 6AA में और सेक्शन 6C में कह रखा है कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसका एक मेंबर आएगा और जितने भी प्रोविजंस या फिर जितनी भी चीजें मैनेज करी हैं किसने, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने, उनको चेक करेगा कि वो ठीक तरीके से मैनेज हो रही है या फिर ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे वो लोग। समझ में आया, हाँ जी। मेन तो चेक करने का काम किसका होता है, उसके पैसे को संभालने का काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का होता है। लेकिन कई बार चेक करने के लिए कौन आ सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स भी आ सकते हैं कि आप चेक कर रहे हो कि भाई ठीक तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। आसान है, क्योंकि जो पैसा है भाई वो डूबना नहीं चाहिए ना, तभी तो लगातार इंटरेस्ट दे पाएंगे उस पर, ठीक है, हाँ जी। तो मैनेज भी करना होता है। आगे चलते हैं, क्लास ऑफ एम्प्लॉय एंटाइटल एंड रिक्वायर्ड। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं ईपीएफ के पैसे मतलब ईपीएफ में अपने योगदान देना पड़ेगा या फिर ईपीएफ कटेगा जिसका, ठीक है, वो आपको बताना है कि कौन से लोग हैं जो एंटाइटल्ड है या फिर रिक्वायर्ड है कि आपको ईपीएफ भरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बात आती है भाई टू जॉइन प्रोविडेंट, हाँ, टू जॉइन प्रोविडेंट फंड। आगे चलते हैं। तो पहली बात आती है एवरी पर्सन, ईपीएफ किसको भरना पड़ेगा, हर एक इंसान को भरना पड़ेगा। हर एक इंसान मतलब ये नहीं छोटा बच्चा हो तब भी भर देगा, नहीं, हर एक एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा। हर एक एम्प्लॉय जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ईपीएफ भरना पड़ेगा। बस शर्त ये क्या है, क्या उसके अंदर कुछ लोग नहीं आएंगे। वो कौन से लोग नहीं आएंगे, यानी कि एक्सक्लूडिंग मेंबर। अच्छा, वो बताया नहीं क्या, हर एक एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा जिसकी सैलरी, बुकों में तो लिखा हुआ है भाई 3,500, कितना लिखा हुआ है 3,500, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और चेंज कब किया था, 22 सितंबर 2000 मतलब 1997 में चेंज किया था। और ये जो अब सैलरी है 15,000 कर दी गई है।
यानी हर एक इंसान को पीएफ में पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, हर एक इंसान का पीएफ कटेगा। और वो कब कटेगा? जब उसकी सैलरी क्या होती है 15,000 पर मंथ से कम रहती है। अगर आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ से ऊपर है तो आपको पीएफ भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंडेटरी हो जाता है अगर आपकी सैलरी 15,000 है, अगर आपकी सैलरी 15,000 तक है तो आपका पीएफ कटेगा, जरूरी है, वो बात आसान है। लेकिन अगर आपकी सैलरी क्या होती है 15,000 से ऊपर है तो जरूरी नहीं है आपका पीएफ कटेगा, आप चाहो तो कटवा सकते हो, वरना कोई जरूरत बात नहीं है उसकी, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वो मानती है आप अपनी अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप आराम से ले जाओ। लेकिन जिसकी मैंडेटरी है, जिसकी 15,000 से कम सैलरी है, उसकी मैंडेटरी है कि आपको मतलब कि पीएफ भरना पड़ेगा उस फर्म को, अपने एम्प्लॉइज का। श्योर थे? अच्छा, इसके अंदर कौन से एम्प्लॉइज नहीं आएंगे, मतलब कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनको पीएफ भरने की जरूरत नहीं है, वो क्या है? एक्सक्लूडिंग मेंबर टू फंड, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं, ये जो ये फंड को मैनेज करने वाले जितने मेंबर्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये कभी भी पैसा अपना ईपीएफ के अंदर नहीं रख सकते। आसान है, ये जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तरह ईपीएफओ के अंदर, यानी कि ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। हाँ जी, ये कभी भी अपना पैसा किसके अंदर नहीं रख सकते? इसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि पता है क्या होता है, जब अगर ये लोग अपना पैसा इसके अंदर रख देंगे ना तो फिर एक तरीके से ये मैनिपुलेट करेंगे फंड्स को, यानी कि ये बोलेंगे मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। समझ में आया? ये लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, ये अपनी इच्छाओं के लिए काम करेंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा इनको प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया? हाँ जी, तो इस वजह से ये प्रॉफिट कमा के बेसिस से निकल जाए, ये सोचेंगे तुमको होता है लॉस हो जाए, मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए। आसान है, इस वजह से इन लोगों का पैसा कभी भी फंड के अंदर नहीं जाना चाहिए। आसान है, शुरू करता हूं मैं आगे। और ये बात किसके अंदर कही गई है? ये पैरा 2F ईपीएफ 1952 एक्ट के अंदर कही गई है। भाई मैं डाटा इसलिए बता रहा हूं कि किसी को अगर जरूरत हो तो डाटा लिखो, ठीक है। कि आप बोलोगे भैया आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, फैक्ट्स नहीं बताया, या फिर ये नहीं बताया, ठीक है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं आपको डाटा, लेकिन भाई मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको डाटा याद नहीं रहेगा तो उस पर फोकस मत करना उतना। जो मेन रहता है ना, वो टॉपिक यही रहता है कि आपको जो समझ में आता है वही बना पाओगे, इतनी जल्दी एग्जाम में पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फोकस करना बस एक दो बार, मतलब एक बार अगर आपने देख लेना तो एक ही वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, क्योंकि अगली वीडियो डालने में टाइम लगेगा, तो एक वीडियो को दो बार देख लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि सारा टॉपिक है क्या, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। एक्सक्लूडेड मेंबर, ऐसे कौन से मेंबर है जिसको एक्सक्लूड किया गया? पहला जो मैंने बताया, इस क्या बोलते हैं पैरा 2F के अंदर ईपीएफ 1952 के अंदर जो भी लोग कहे गए हैं वो कौन से हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं सेंट्रल बोर्ड के, ठीक है। हाँ जी, वो मेंबर्स कभी भी ईपीएफ के अंदर पैसा नहीं डाल सकते। दूसरा, विड्रॉल फंड अमाउंट। विड्रॉल फंड अमाउंट, ये जो एम्प्लॉइज हैं ना, यानी कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी भर्ती अभी भी नहीं हुई है इनके अंदर, पहले वो किसी और कंपनी में काम करते थे, उन्होंने ईपीएफ चालू कर रखा था, लेकिन अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया क्या? ईपीएफओ ज्वाइन किया है, तो इनके पास जो पैसा पड़ा होगा ना वो उनको क्या करना पड़ेगा? विड्रॉल करना पड़ेगा। किससे? ईपीएफ से। समझ में आया? क्योंकि अभी ये लोग क्या हो चुके हैं, इसके अंदर आ चुके हैं, तो इनको इनके पास पुरानी कंपनी का जितना पैसा ईपीएफ के अंदर पड़ा था वो निकालना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये कौन क्या कब कह रहे हैं? ये सेक्शन पैरा 69 क्लॉज ए और क्लॉज सी के अंदर लिखा हुआ है। आसान है, आप आराम से चेक कर लेना। उसके बाद भाई ईपीएफ पे एट द टाइम ऑफ 5,000 रुपए पर मंथ, यानी कि ईपीएफ क्या करना पड़ेगा? उनको पे करना पड़ेगा जिनके क्या है 5,000 कहां से लिख दिया? 5,000 नहीं था भाई, 3500 था, सॉरी 5,000 ही चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ जी, जिनकी सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ से ऊपर है ना, उनको ईपीएफ पे करना मैंडेटरी है। आसान है, जिसकी सैलरी कितनी है 5,000 रुपए पर मंथ से ऊपर है उसको ईपीएफ पे करना क्या है? मैंडेटरी है। आसान है, लेकिन अब ये जो है ना 5,000 रुपए बढ़ा के 15,000 कर दी गई है, ठीक है। हाँ जी, जब आप वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, ईपीएफ की मैं चेक करके आया हूं भाई, तो अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो वहां पे 15,000 करी गई है, ठीक है। अब जो लिमिट है उसके हिसाब से कि 15,000 रुपए पर मंथ होगी आपकी ईपीएफ की सैलरी, अगर तभी कटेगा आपका पीएफ। हाँ, उसके ऊपर होगी तो फिर आपके ऊपर मर्जी है कि आप ईपीएफ बनवाओ चाहे मत बनवाओ, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 15,000 तक आपकी सैलरी है तब आपको क्या होगा, मतलब 15,000 से अगर आपकी सैलरी कम है तब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ईपीएफ पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 15,000 से क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी? कम, तो ईपीएफ आपका कटेगा। आगे चलते हैं, अगला आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी के अकॉर्डिंग कि कंट्रीब्यूशन यानी कितना परसेंट आपको पैसा जो है वो ईपीएफ में जमा करना पड़ेगा हर साल, या फिर कितना ब्याज मिलेगा, उस सब की बातें हैं। तो कहते हैं 8.66 मतलब 8.33% तो आपको ब्याज मिलेगा। देखो, अगर आप पैसा बैंक में रखते हो, पैसा अगर आपको सैलरी मिली तो कहां पे रखोगे? बैंक में। बैंक वाले देते हैं मुश्किल से 3% 4%, अगर आपने ज्यादा से ज्यादा एफडी करवा ली तो मुश्किल से 6-7%, वो तो मैक्सिमम है भाई, 5-6% देते हैं जब, ठीक है। हाँ जी, तो बैंक वाले 6-7% देंगे, लेकिन अगर आप पीएफ में रख रहे हो पैसा, ठीक है, तो कितना परसेंट मिलता है? 8.33%। और अगर आपका पैसा वो 5 साल से ज्यादा टिका हुआ है तो उस पर टैक्स भी नहीं लगता, समझ में आया? हाँ जी, तो आपको मिलेगा 8.33%, तो आपको रखना चाहिए पीएफ के अंदर पैसा, ठीक है। और दूसरी चीज, अच्छा कंट्रीब्यूशन, यानी कि 22 सितंबर 1997 में वो आया था, एक नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें बताया गया था कंट्रीब्यूशन कितना किया जाएगा, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसका कितना पैसा काटा जाएगा पीएफ के लिए, वो कहा गया था 10 से 12% के बीच में।
10 से 12% के बीच में। मतलब ऐसे इंप्लॉइज जो 15,000 रुपए सैलरी कमाते हैं, कितने रुपए सैलरी कमाते हैं? 15,000, जो मैंने बताई अभी भी, जो भी बताई 15,000 रुपए सैलरी कमाते हैं, तो उनके कटेंगे 10%। अगर कोई 15,000 या उससे पैसे कम कमाता है तो उसके कितने परसेंट कटेंगे? 10% कटेगा सैलरी से ईपीएफ के लिए। लेकिन अगर कोई 15,000 से ऊपर कमाता है, जैसे 20,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, तो उसका कितना कटेगा भाई? 12%। आसान है, 12% रुपए कटेंगे किसके लिए? ईपीएफ के लिए, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर पाए उसके लिए। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। अच्छा, नो एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड फॉर एम्प्लॉयर, ठीक है, कैन अवॉइड मैंडेटरी लायबिलिटी। अब देखो, मैंने बताया कि एम्प्लॉय जो भी होते हैं उनका पैसा कटता है ईपीएफ में, थोड़ा सा जितना एम्प्लॉय दे रहे हैं उतना ही किसको देना पड़ता है? एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, ताकि उसके लिए क्या होता है? प्रोविडेंट फंड तैयार हो जाए। ठीक है, हाँ जी। क्या कोई जो मालिक है, एम्प्लॉयर, वो अपना पैसा देते जा रहा है, बदले में उसे कोई रिटर्न में मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। हाँ जी, तो क्या कोई एम्प्लॉयर किसी तरीके से अवॉइड कर सकता है ये खर्चा? यानी कि वो किसी तरीके से अवॉइड कर सकता है कि वो अपने एम्प्लॉय का पीएफ ही ना कटवाए, या फिर बोल दे भाई मैं तो नहीं देता, ये सब चीजें। तो भाई कोई मैं वो नहीं बता रखा, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा, नो एक्सेप्शंस, उसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है। कोई मैनेज जो एम्प्लॉय होता है, मालिक होता है, उसके लिए कोई छूट नहीं है, उसको देना ही देना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय कहता है मेरे को पीएफ कटवाना है, तो फिर वो पीएफ कटवाएगा और मालिक को वो पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी पीएफ का अमाउंट कहेगा। आसान है, हाँ जी, मालिक के लिए कोई रियायत नहीं है इस टॉपिक के अंदर। शुरू करते हैं, बात आती है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो पीएफ वाले हैं, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ये हमारा पैसा लेके ईपीएफ का, वो सारे के सारे का पैसा का इन्वेस्ट कैसे करेगी, कहां पे करेगी? तो इन्वेस्ट कैसे करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो गवर्नमेंट से पूछ के ही इन्वेस्ट करेगी। आसान है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट से पूछ के इन्वेस्ट करेगी किस किस जगह पे क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आसान है, हाँ जी। इंटरेस्ट पेड ऑन पीएफ अकाउंट, यानी कि जो, और दूसरी चीज बच्चे बोलेंगे भैया अगर मान लो इन्होंने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में और वहां पे लॉस हो गया, तो फिर ब्याज कैसे देंगे? फिर ये लोग सुनिए, ब्याज के लिए इन्होंने अलग से अकाउंट बना रखा है जिसके अंदर पैसे पड़े होते हैं ऑलरेडी। वो कौन सा अकाउंट है? वो है पीएफ अकाउंट। तो पीएफ अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस में जितना भी पैसा पड़ा होता है, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इस साल इतना % इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो उसी हिसाब से क्या करते हैं, वो उस पे इंटरेस्ट देते हैं। आसान है, पीएफ वाले। तो पीएफ का इंटरेस्ट अगर पे करना है तो फिर उस पे पीएफ अकाउंट में से ही पे किया जाता है। आसान है। अच्छा, अगली चीज आती है रेट, बोर्ड ऑफ, अच्छा रेट कौन डिसाइड करता है? यानी कि जो 8.33% ये जो रेट है, डिसाइड कौन करता है? कई बार हो जाता है, चेंज हो जाता है रेट, तो वो डिसाइड कौन करता है? ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि भाई इस टाइम पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो लो चल रही है, या फिर क्या बोलते हैं कम चल रही है, हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। लेकिन फाइनल जो अप्रूवल है वो कौन देता है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई इंटरेस्ट ज्यादा देना है तो ज्यादा देंगे, गवर्नमेंट अगर कहती है कि इंटरेस्ट कम देना है तो इंटरेस्ट कम दिया जाएगा। आसान है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, किसके कहने पे? गवर्नमेंट के कहने पे। दूसरी चीज इंटरेस्ट कहां से दिया जाता है? पीएफ अकाउंट से दिया जाता है। और तीसरी चीज रेट भाई क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट बोलती है हाँ जी इतना रेट आपको देना है। आसान है। आगे चलते हैं भाई। अगर आता है एडवांस और विड्रॉल, क्या पीएफ में जो हमारा पैसा इकट्ठा हुआ है क्या हम उसे निकाल सकते हैं? हाँ, कुछ तरीके हैं निकाल सकते हैं, और कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें हम पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे कि नो रिफंड, आपको पैसा रिफंड नहीं मिलेगा फॉर लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है। आसान है। हाँ जी, अगर आपने मान लो पीएफ में जमा करवाया पैसे, किसके लिए? लाइफ इंश्योरेंस के लिए, कि मैं अगर कुछ हो जाए मेरे को तो मेरे को पैसा मिले, तो वो पैसा आप निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी की बात है भाई, अगर आपको कुछ हो गया तो पैसा कहां से लाके देंगे आपकी फैमिली को? समझ में? तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस के तरह पैसा जमा करवाया तो उस पैसे को निकाल नहीं सकते। अगर आपको कुछ होता है तो आपको वो पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा उस टाइम पे। आसान है। हाँ जी, तो वो आपके लिए पैसा नहीं है और आप निकाल भी नहीं सकते उसे, लाइफ इंश्योरेंस के पैसा। दूसरी चीज विड्रॉल, आप निकाल सकते हो, लेकिन कब? जब आपको खरीदनी हो हाउस, जब आपको खरीदना हो प्रॉपर्टी, यानी अगर आप बीच में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कब? जब आपको हाउस खरीदना हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदना हो। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा नहीं निकाल सकते। बाकी जो दूसरे पीएफ होते हैं, पेंशन वाले, आप निकाल सकते हो जब आपको हाउस, प्रॉपर्टी यानी इन्वेस्टमेंट कुछ करनी हो तब। अगली चीज नॉन रिफंड, आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब? फॉर टेम्परेरी लीव, आपने मान लो कंपनी से लीव ले ली 15 दिन की, 20 दिन की, तब आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय बोलते हैं भैया मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली, मेरे को सैलरी तो मिलनी नहीं है, ईपीएफ से पैसा निकाल लेते हैं, तो उस टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आया? और पैसा कैसे नहीं मिलेगा? स्ट्राइक, अगर मान लो आपने कंपनी में स्ट्राइक कर दी क्या 15 दिन तक, 20 दिन तक, ठीक है, और वो स्ट्राइक 2 महीने तक चल रही है कि आपको 2 महीने की सैलरी मिलेगी नहीं, फिर तो क्या आप ईपीएफ से पैसा निकाल पाओगे? नहीं जी, तब ईपीएफ आपको पैसा नहीं देगा अगर आपने कंपनी में स्ट्राइक रखी है। मतलब अगर छोटी मोटी दिक्कतों की वजह से आप पैसा निकालना चाहते हो तो ईपीएफ आपको पैसा नहीं देगा, क्योंकि आपके मतलब कि फ्यूचर के लिए ना भाई ये, ताकि आप क्या बोलते हैं फ्यूचर आपका अच्छा हो पाए, तो इस वजह से छोटी छोटी चीजों पे ये आपको पैसा नहीं देगा। यानी कि अगर आपने 15 दिन के लिए छुट्टी ले रखी है कंपनी से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपको 2 महीने तक की सैलरी नहीं मिली है तब आपको पैसा नहीं मिलेगा। आसान है। उससे ज्यादा बड़ी दिक्कत हो तब आपको पैसा प्रोवाइड कर सकता है, यानी उससे पहले नहीं। नॉन रिफंड, आपको पैसा तब भी नहीं मिलेगा अगर मान लो आपको कोई हॉस्पिटल में खर्चा करना है या फिर आप बीमार हो गए तब आपको पैसा चाहिए, तब भी नहीं मिलेगा। अगली चीज मेजर सर्जिकल,
यानी कि अगर मान लो आपको किसी कोई चोट वोट लगी है, फिर आपको सर्जरी करवानी है, कोई बड़ा क्या होता है एक्सीडेंट हो गया है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। आसान है। उसके लिए वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप उसमें जाओ, किस पे जाओ, इंश्योरेंस वालों के पास, यानी कि वो कहते हैं आप ईएसआई वालों के पास जाओ, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये लोग इसके लिए पैसा नहीं देते। आगे चलते हैं, फाइनल विड्रॉल। तो भैया जब पैसा निकाल ही नहीं सकते, मतलब बीच में पैसा निकाल नहीं सकते, तो निकाल कैसे सकते हैं, फाइनल एंड टाइम पे निकाल कैसे पाएंगे हम पैसा, ठीक है। तो फुल कहते हैं यानी कि पूरा पैसा अगर आपको निकालना है तो फुल एक्यूमुलेशन कैसे करवा सकते हो आप। पहली चीज, अगर आपकी डेथ होती है तो आपको आपके जो वो भी है, क्या बोलते हैं उसे, जो आपकी फैमिली है उनको प्रोवाइड कर देंगे पूरा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर आप पूरे तरीके से डिसेबल हो गए, यानी कि आप एम्प्लॉय नहीं रह सकते या फिर आप काम नहीं कर सकते, तब आपको वो पैसा दे दिया जाएगा। ये मान लेंगे कि आप रिटायर हो गए हो तो आपको वो पैसा दे दिया जाता है, रिटायरमेंट पे आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। अगली चीज, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, अगर आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो तब आपको वो पैसा पूरा दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं, मेल, अगर हाँ मेल के लिए, अगर मेल 2 महीने या फिर 3 महीने वो काम नहीं कर रहा, वो खाली बैठा हुआ है, तो उसके पास भाई कोई पैसा तो आया नहीं, या फिर उसको नौकरी पे से निकाल दिया 2 महीने के लिए, ठीक है, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो निकाल सकता है पैसा? तब नहीं निकाल सकता भाई वो पैसा, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर ताकि सेफ हो जाए। दूसरे आप 2 महीने के लिए निकाले जा चुके हो तो कोई जगह काम हम ढूंढो, कोई दूसरी जगह वहां पे करके आप गुजारा चला सकते हो अपना, ठीक है। तो 2 महीने के लिए अगर वो उसके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा वो 2 महीने से, तो क्या वो ईपीएफ का पैसा निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। आसान है, मतलब सॉरी एक सेकंड उल्टा बोल दिया। हाँ जी, मतलब अगर कोई वर्कर है या फिर जो मेल है, उस यहाँ पे टॉपिक अलग था भाई, टॉपिक था कि अगर कोई मेल है, कोई इंसान है, उसने नौकरी छोड़ दी है और उसे 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो ईपीएफ वाले उसका पैसा वापस कर देंगे। ईपीएफ वाले बोलेंगे भाई हम आपको ब्याज नहीं देंगे क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी, हम मानते हैं आपको कोई काम नहीं है, तो इस वजह से आप वो भी नहीं भर रहे, मतलब जो ईपीएफ कटना चाहिए आपका वो भी नहीं कट रहा, तो इस वजह से हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं। आसान है, हम आपका पैसा अब नहीं रखेंगे, समझ में, ब्याज नहीं देंगे उस पर, समझ में। हाँ जी, यानी कि इसमें कोई वेटिंग नहीं होती, अगर आपने 2 महीने छोड़ दिया तो फिर आपको पैसा वापस मिल जाएगा, समझ में। अगर आप 2 महीने से ज्यादा काम नहीं कर रहे तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तुरंत ही आपको पूरा निकल जाएगा, आप जमा नहीं कर सकते ईपीएफ के अंदर, ठीक है, आपको ब्याज कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फीमेल के लिए कई बार होता है शादी वादी का टाइम आ जाता है, तो फिर फीमेल के लिए वेटिंग पीरियड कितना होता है? 2 महीने। अगर फीमेल के लिए 2 महीने तक वो काम नहीं कर रही है, 2 महीने तक उनका ईपीएफ का पैसा जो प्रीमियम था वो पहुंच नहीं रहा ईपीएफ वालों के लिए पास, तो वो वेट कर लेते हैं कि भाई आप 2 महीने के बाद जमा करवा देना, 2 महीने के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, आपका पीएफ दोबारा से चालू हो जाएगा। तो मेल के लिए वेटिंग पीरियड होता है भाई 2 महीने से मतलब कि कम, और जो फीमेल होती है उनके लिए वेटिंग पीरियड होता है भाई 2-3 महीने से ऊपर। आसान है। हाँ जी, तो अगर आपने 2 महीने तक ईपीएफ नहीं भरा तो आपका पैसा कट जाएगा और आपको पैसे वापस ले निकालने पड़ेंगे सारे सारे। लेकिन अगर जो फीमेल होती है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि वो शादी वादी के लिए छुट्टी ले सकती है, तब भी उनका पीएफ चलता रहेगा। आसान भाई। हाँ जी, आगे चले। बस भाई यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, शुरू करते हैं अगली क्लिप के साथ। भाई बहुत बड़ा चैप्टर है तो अगली क्लिप के साथ चालू करते हैं, क्योंकि आज शाम को देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा आज, ठीक है, डालते तो माफ करना भाई, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो भाई अगर आपको एक बार में याद हो गया, मेरे को पता है एग्जाम तक याद नहीं रहेगा, तो एक बार अगर आपने पढ़ लिया हो तो एक बार और देखिए क्लिप, क्योंकि भाई मैं नहीं लगता कि भाई ये चीज याद हो पाएगी ठीक से। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया हो तो एक बार और देखिए, या अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो शाम को एक बार देख लो और वीडियो, क्योंकि दिन में 1 या 2 वीडियो आएंगी ज्यादा, तो आप जल्दी देख पाओगे, तो फिर आपको उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखनी पड़ेगी भाई आपको थोड़ी सी, ठीक है। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा वॉच टाइम मेरा बढ़ जाएगा, मेरा लाभ है, और दूसरी चीज मेन तो आपका फोकस है भाई, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बाकी टॉपिक से, क्योंकि इसके अंदर याद करनी पड़ेंगे डाटा फैक्ट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे कि 8%, 8.33% इंटरेस्ट कटेगा, 10 या 12% आपको क्या होता है ईपीएफ कटवाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें क्या होती है दिमाग में घुसती नहीं जल्दी से, तो जल्दी अगर आप दोबारा बार देखते हो इस चीज को तभी याद हो पाती है, ठीक है। हाँ जी, तो चलते हैं अगली क्लिप पे। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है भाई। अब भाई स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो बाहर से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो फिर भाई उसको चलते माफ करना उसके लिए, ठीक है भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। नॉइस कैंसलेशन जितना लगा पाऊंगा उतना लगा दूंगा, बाकी उसके लिए सॉरी। फिर तो चालू करते हैं, अगला टॉपिक आता है, नाम आता है भाई एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब बात आती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अगर आपने ईपीएफ में अकाउंट खुलवाया या फिर आपका ईपीएफ कट रहा है, ठीक है, तो आपको अलग से कोई स्कीम लेने की जरूरत नहीं होती है। ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है ना भाई, देख रहे हो, हाँ जी, ये तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है ना भाई, तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो होती है ये अब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। अगर आपने ईपीएफ में अकाउंट खुलवाया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, तो आपके अगर पैसे कट रहे हैं तो उसी से आपके 2-3 स्कीम आपको फ्री में मिल जाती है, जैसे एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम और उसके बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो ये 2-3 स्कीम जो होती है वो इसी के साथ इंक्लूड होती है, जो आपका पैसा कट रहा है वो इन सारी स्कीमों में कट रहा है, ठीक है। तो समझते एक बार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती क्या है। ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम चालू करी थी 1995 में, जिसका एम था हेल्पिंग एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन
सेक्टर है जिसके उसके अंदर जितने भी इंप्लॉइज रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए हेल्प करना, ठीक है, यानी कि वो उन लोगों की हेल्प करना जो बेसिकली 15,000 रुपए से क्या कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं पैसे। आसान है, बुक में तो 5,000 रुपए लिखा हुआ है पुराने टाइम के हिसाब से, लेकिन अगर आप देखोगे करंट में, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो 15,000 रुपए से जो कम पैसा कमा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उनकी हेल्प करना। किसका काम था, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का काम था। आसान भाई, इतना कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। तो शुरू करते हैं। बात आती है इसको मैनेज कौन करता है, मैनेज करने का काम फिलहाल उसी का ही है, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाँ जी। और इसके तहत आपको पेंशन प्रोवाइड करी जाएगी। इस स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलती है, और वो पेंशन कब मिलेगी, आफ्टर 50 एज, मतलब 58, जब आप 58 साल के हो जाओगे उसके बाद से आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। आसान है, हाँ जी। और पेंशन किस बेसिस पे मिलेगी, आप सॉरी पहले कंट्रीब्यूशन, आपको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए, आपको 10% से लेके 12% तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आपको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आसान है, हाँ जी। 12% वो भी किसका, बेसिक सैलरी और डियरेबल अलाउंस को मिला के, ठीक है। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलता है भाई 8.33%। आसान था, हाँ जी। शुरू करते हैं फटाफट से। इसके मेन फीचर क्या है, इसका मेन फीचर क्या है, इसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है, तो गवर्नमेंट कभी भी इस पे कंट्रोल करती है ना, जो हाँ जी, जो गवर्नमेंट कभी भी कंट्रोल करती है, तो इस पे आपको ये दिक्कत नहीं होगी भाई कि कोई लेके भग जाएगा या फिर चोरी हो जाएगा या फिर हमें क्लेम नहीं मिलेगा, ये सब चीजें तो गवर्नमेंट आराम से प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल ट्रस्टेड है, बिल्कुल ट्रस्टेड है भाई, हाँ जी, शुक्र है। उसके बाद आता है 10 से 20%, यहाँ पे जो आपकी सैलरी होती है उसका 10 से 20% ही पैसा कटता है, उससे ज्यादा पैसा नहीं कटेगा। इस वजह से ये क्या होता है, मेन फीचर बनता है इसका, और वो भी सैलरी 15,000 के अंदर होनी चाहिए। हाँ, 15,000 से ज्यादा होगी तो आप अलग से भर सकते हो, ठीक है भाई, हाँ जी। अगले चलते हैं, मैंडेटरी 15,000 से कम वालों के लिए और 5,000 से ज्यादा वालों के लिए। आगे चलते हैं, एज आपकी क्या होती है सर, हाँ, अगर आप पेंशन लेना चाहते हो थोड़ा जल्दी तो आप 50 साल की एज के बाद ही पेंशन लेना चालू कर सकते हो। 58 साल के जब आपको जाते हो तब तो ऑटोमेटिकली ये लोग बोलते हैं कि आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ी जल्दी पेंशन लेना तो आप 50 साल की एज के बाद ही क्या लेना चालू कर सकते हो, पेंशन। लेकिन इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा उस पर, मगर पेंशन मिल सकती है आपको 50 साल के बाद से ही, ठीक है, हाँ जी। क्या इसके लिए अलग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, नहीं जी, ईपीएफ जो होता है ना उसी के थ्रू खुलता है, क्या, ईपीएस, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू ही खुलता है, क्या, अर्निंग मतलब एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, पेंशन स्कीम, ठीक है। तो आपको एक ही अकाउंट बनवाना है खाली ईपीएफ का, और वो उसमें ही आपका कन्वर्ट हो जाता है ईपीएस में, ठीक है, हाँ जी। शुरू करते हैं। अगला, पेंशन मिनिमम, कितनी पेंशन मिनिमम मिलेगी, मिनिमम मिलती है कम से कम आपको 1,000 रुपए तो मिलेंगे ही पर मंथ है ये, पर हर महीने के आपको कितने रुपए मिलेंगे पेंशन के तौर पे, 1,000 रुपए, ठीक है, हाँ जी। आपको महीने के तौर पे हर महीने कितने मिलेंगे, 1,000 रुपए मिलेंगे आपको महीने के तौर पे, ठीक है भाई, हर महीने की बात है। अच्छा, ये मिनिमम है, यानी मिनिमम मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी की इनकम 5,000 थी तो उसने 10% करवाया, यानी 10% कितना हो गया, 500 रुपए कटवाया, ठीक है। अपने उसने 500 रुपए अपनी इनकम कटवाई है तो उसको मिनिमम के तौर पे 5,000 के तौर पे कम से कम मिलेगा। लेकिन अगर उससे तब मिलेगा जब अब उसने पेंशन निकाली ना हो, अगर वो पैसा बीच बीच में निकाल लेता है तो फिर तब जाके उसे कितना मिल रहा है, 1,000 मिल रहा है। अगर वो पैसे नया निकाले ना, यानी कि पैसा उसको जोड़ने दे, इंटरेस्ट बढ़ने दे, तब उसके पास 5-6 हजार रुपए तक के आसपास उसको मिल सकता है आराम से, अगर आपकी सैलरी कितनी थी, 5,000 रुपए थी, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड एट 25, मतलब क्या है इसका, समझिए, ये जो क्या है ना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो गई है, जिनको क्या बोलते हैं पेंशन मिलनी थी, तो आपके जो बच्चे हैं या फिर जो आपकी विडो होगी या फिर आपकी जो पत्नी होगी उसको पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। आसान है, हाँ जी। और तब तक मिलेगी जब तक कि वो बच्चा जो है वो 25 साल का नहीं हो जाता, यानी कि जो बच्चा है जिसको पेंशन मिल रही है वो 25 साल का काम करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक उसको क्या मिलती रहेगी, वो पेंशन मिलती रहेगी जो आपको मिल रही थी। आसान भाई, हाँ जी, ताकि वो खर्चा चला सके अपना। तो पेंशन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के मेंबर को मिलेगी, जो भी बच्चा होगा उसको मिलेगी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 25 साल के बाद उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। 25 साल तक जब तक नहीं होता वो तब तक मिलती रहेगी पेंशन, ठीक है भाई, हाँ जी। आगे चालू करते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, क्योंकि इस टॉपिक में ना लॉ में बहुत सारा कंटेंट होता है, और मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं केवल उतना करवा रहा हूँ भाई, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि बहुत टॉपिक है भाई, करवाने लग गया ना मुश्किल से 3-4 घंटे की एक वीडियो बनेगी खाली लॉ है भाई। ये लॉ के अंदर मतलब गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें बोली है वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, समझाना, तो वो समझाना हो नहीं पाएगा पूरे तरीके से। मेरे हिसाब से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि क्या अच्छा होगा या फिर इंपॉर्टेंट होगा वो बता रहा हूँ, ठीक है भाई, हाँ जी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और जो इससे पहले करवाया था ईपीएफ उसमें तो आएगा भाई, आएगा, ठीक है। अगला आता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट लगता है मेरे हिसाब से। इसके बाद जो है वो थोड़ा कम, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये मान लो। तो ये लास्ट टॉपिक है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये क्या हुआ था भाई, इसमें ना क्या होता है, जो एम्प्लॉय था उसका इंश्योरेंस किया जाता है बेसिकली, बस खाली क्या होता है इंश्योरेंस, यानी अगर कुछ हो जाता है तो फैमिली मेंबर को उसको पैसे मिल जाते हैं,
ठीक है। हाँ जी, तो ये कब चालू हुआ था? ये चालू हुआ था 1976 के अंदर। और जो क्लेम होता है वो कितना क्लेम मिलता है? तो भाई जो आपकी सैलरी होती है ना, जो आपकी सैलरी होती है उसका 35 टाइम्स यानी 35 गुना आपको क्या मिलता है? क्लेम। आसान है। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो फिर आपको लगभग कितना मिलेगा? 35 गुना यानी कि 3.5 लाख के आसपास आपको क्या मिल जाएगा? क्लेम मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, बोनस अगर आपकी खाली इतना ही नहीं मिलेगा 3.5 लाख, 1.75 लाख तो आपको बोनस मिलता है जब आपको क्लेम मिलता है। तो क्लेम के साथ साथ बोनस का अमाउंट भी मिलता है जो कि 1.7 क्या बोलते हैं 75 लाख होता है। ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आते हैं। बस ये था क्या बोलते हैं, जैसे ये था ना स्कीम, वैसे ही गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की थी स्कीम, और इसके अंदर कोई अलग से वो नहीं करना पड़ता। अगर बोलो भैया किसके लिए एप्लीकेबल है, सारे वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है। कितनी सैलरी होनी चाहिए? 15,000 से कम होनी चाहिए सैलरी। जो भी इसके पॉइंट्स थे ना वो सारे इसके अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं। बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी तो मैंने लिखवा दी यहाँ पे। आसान है ना। जो पॉइंट्स इसके अंदर थे यानी कि कितना पैसा कटेगा एम्प्लॉय का, वही 10% से लेके 12% तक कटता है पैसा। ठीक है। तो आप बहुत सारी चीजें इसी में है, मतलब इसी के अंदर ये सारी चीजें, बस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा थी मैंने वो लिखवाई है। बार बार थोड़ी ना लिखवाऊंगा वो चीज भाई। ठीक है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा, मेरे को पता है भाई बहुत सारा कंटेंट हो गया तो फिर आपको एक बार वो सुनना पड़ेगा सारा का सारा। 2 बार करोगे तो तैयारी आराम से समझ में आ जाएगा सारा। शुरू करते हैं। लेइंग ऑफ स्कीम बिफोर चलते हैं पार्लियामेंट, यानी कि लेइंग ऑफ स्कीम बिफोर पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट है ना वो इस स्कीम को कैसे वापस ले सकती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, क्या वो गवर्नमेंट इस स्कीम को वापस भी ले सकती है? हाँ जी, गवर्नमेंट इस स्कीम को वापस भी ले सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है वापस लेना। कैसे? सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, सेक्शन 6A में लिखा हुआ है, सेक्शन 6C में लिखा हुआ है शैल बी लेड। ये तीनों सेक्शन एप्लीकेबल करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तब जाके वो क्या करती है, वो स्कीम ये वाले क्या होते हैं वापस ले सकती है। आसान है। इस सेक्शन के थ्रू हाँ वापस ले सकती है गवर्नमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर 3 सेक्शन उसको गवर्नमेंट को पूरे करेंगे। आसान है। हाँ जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मॉडिफाई, अच्छा हाँ ये तो बताना भूल गया, सेक्शन जो 5 में है ना, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को जितना भी पैसा है अपनी चलता है, जितने भी वो पैसा वापस करना चाहती है ना, उस स्कीम को बंद करना चाहती है, तो जितना भी पैसा अभी तक मिल चुका है वो इंटरेस्ट के साथ उन लोगों को वापस दिया जाएगा जो कि क्या बोलते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन मतलब अप्लाई किया था इस स्कीम के तहत। आसान है। हाँ जी, कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं इन सेक्शन 5 के अंदर, सेक्शन 6 के अंदर और सेक्शन 6C के अंदर। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप आराम से कर लोगे। तो बस आपको यह रखना है, क्या गवर्नमेंट वापस ले सकती है स्कीम को? हाँ जी, वापस ले सकती है। कौन से सेक्शन के थ्रू? सेक्शन 5, सेक्शन 6A, सेक्शन 6C। आसान है। हाँ जी, तो इन 3 सेक्शन के तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को वापस ले सकती है, मतलब स्कीम को बंद कर सकती है। अगली चीज, क्या गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन भी कर सकती है? हाँ जी, मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, और मॉडिफिकेशन करने का अधिकार केवल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अंदर मॉडिफाई कौन कर पाएगा चीजों को? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर पाएगी। बंद कौन कर पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर पाएगी। इसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं है भाई कि इस स्कीम को या फिर ईपीएफ को बंद कर पाए। ठीक है। हाँ जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बंद कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मॉडिफिकेशन करती है, और मॉडिफिकेशन किसके थ्रू होती है? वो नोटिफिकेशन के थ्रू होती है। गवर्नमेंट जितनी भी नोटिफिकेशन इशू करती है उसके थ्रू क्या होती है? मॉडिफिकेशन कर देती है वो। आसान है। हाँ जी, आगे चलते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से कितनी मनी लेनी है या फिर एम्प्लॉयर कितना पैसा देगा ईपीएफ वालों को, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ठीक है। जैसे एम्प्लॉय का तो करता ही करता है 10 से 12%, तो एम्प्लॉयर से कैसे पता करें कि एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ेगा? ठीक है भाई, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, इंक्वायरी ऑफिसर बिठाया जाएगा। ये सब समझिए, जितना पैसा एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा उतना ही पैसा किसको भरना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को। जितना पैसा किसको भरना पड़ेगा? एम्प्लॉय को। उतना ही पैसा कौन भरेगा? एम्प्लॉयर। आसान है। अगर वो 15,000 से क्या कर रहा है? कम कमा रहा है, समझ में आ गया? 10% के आसपास होता है उसका पैसा, तो उतना ही पैसा किसको भरना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को भी भरना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर नहीं भरता तब उस टाइम पे सब सेक्शन 1 के तहत इंक्वायरी बिठाई जाएगी और एक ऑफिसर भेजा जाएगा। ऑफिसर कौन सी रैंक का होगा भाई? वेस्टेड इन करंट, क्या बोलते हैं, उल्टा बोल दिया, वेस्टेड इन कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब एक ऐसा ऑफिसर होगा 908 के तहत, सिविल प्रोसीजर के नियम के तहत, जो भी क्या बोलते हैं वेस्टेड कोर्ट क्या बोलते हैं लेवल का, ये मान लो 3 तरह के कोर्ट होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा कौन सा होता है? हाँ जी, तीसरा कौन सा होता है? हाई कोर्ट। ठीक है। हाँ जी, हाँ, डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम, हाँ ऐसे आते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई आता है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो वेस्टेड इन कोर्ट, वेस्टेड इन कोर्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होते उस लेवल का जो ऑफिसर होगा वो भेजा जाएगा, और वो भी कौन सी तैयारी करा हुआ? वो सिविल प्रोसीजर के केस जो होता है वो लड़ता हुआ। ठीक है। हाँ जी, और जो कि किसके थ्रू पास हुआ है? 1908 के जो सेक्शन होते हैं उसके थ्रू पास हुआ हो। मतलब सिंपल बात है, एक बढ़िया सा चलते ऑफिसर भेजा जाएगा सेक्शन 1 मतलब सब सेक्शन 1 के थ्रू, ताकि वो क्या कर पाए? चेक कर पाए कि कितना पैसा लेना है किससे? एम्प्लॉयर से। उसके बाद सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है डिक्लाइन इन द अमाउंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट। अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है,
अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होता है, कोई दिक्कत होती है कि इंप्लॉयर कहता है भैया मैं पैसा नहीं दे सकता, इंप्लॉयर कहता है कि मैं पैसा नहीं दे सकता, तो वहां पे जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करवा के जो अमाउंट है उसको थोड़ा बहुत घटाया भी जा सकता है, यानी इंप्लॉयर से थोड़ा कम पैसा भी लिया जा सकता है। वैसे तो कितना होता है पैसा, जितना इंप्लॉय भर रहा है उतना किसको भरना पड़ेगा, इंप्लॉयर को भरना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट मिलता है, कोई पाया जाता है डिस्प्यूट, तो अमाउंट को कम भी किया जा सकता है। आसान भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं। अगली बात आती है, अगला टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप अमाउंट, यानी जितना अमाउंट बच गया उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, सेक्शन 7A बताता है। तो सेक्शन 7A कहता है जितना भी अमाउंट रह जाता है उसका मतलब कि डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, कितना अमाउंट बाकी है, कितना पैसा लेना है। ठीक है, हाँ जी, यानी कि कैसे क्या फिक्स करें, ये जो इंप्लॉयर है यानी कि ये जो बिजनेसमैन है उसने कितना पैसा नहीं दिया, कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, या फिर जो मतलब कि नहीं दिया तो फिर क्या कर सकते हैं हम, अगर उसने इंप्लॉयर ने पैसा जमा नहीं किया, इंप्लॉयर ने पैसा नहीं दिया, तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं। इंप्लॉय का तो करता है ये सही, लेकिन अगर मान लो इंप्लॉयर ने ही नहीं दिया तो कैसे केस कर सकते हैं आगे। तो पहला रीजन, अगर ओमिशन, इंप्लॉयर कहता है मैं भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं मैं आप कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे डॉक्यूमेंट मांगेंगे और फुल डिस्क्लोजर, यानी कि उससे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, भाई वो डॉक्यूमेंट दिखाओ जिस वजह से आप कह सकते हो कि मैं भूल गया था, कि भाई ये दिक्कत हो गई थी, हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई थी, इस वजह से हम क्या हो गए, भूल गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ESI भी देना था। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, एक तो अपने पूरे और क्या बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर करो, यानी अब आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट भूले थे, पूरे तरीके से पूरा अमाउंट। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, अब दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अमाउंट 7A, एक सेकंड भाई, अमाउंट 7A और 7B के हिसाब से क्या होता है, जो अमाउंट पे करना पड़ेगा किसको, एम्प्लॉयर को, वो पे करना पड़ेगा सेक्शन 7A और सेक्शन 7B के हिसाब से। आसान है, अगर उसने उसके हिसाब से अमाउंट पे नहीं किया, ये काटा जो लगा हुआ है उसका मतलब है अगर उसने अमाउंट इस सेक्शन के हिसाब से पे नहीं किया, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे किसको, एम्प्लॉयर को। आसान है, हाँ जी, और वो कॉन्सिक्वेंसेस किस में लिखे हुए हैं, वो भी इसी के अंदर है, सेक्शन 7A और सेक्शन 7B। एक बार वीडियो देख लो भाई, चल रही है नहीं चल रही, चलो भाई चल रही है। हाँ जी, तो सेक्शन 7A और सेक्शन 7B में लिख रखे हैं दिक्कतें, मतलब कि जो अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, वो बता रखा है उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है भाई EPF अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी अगर कोई EPF का केस चलता है कोर्ट के अंदर तो फिर कैसे अपील, मतलब कि कैसे उस केस को लड़ा जाएगा, सेक्शन 7D कहता है। तो सेक्शन 7D कहता है अगर कोई इंप्लॉयर मान लो पेमेंट नहीं कर पाता, या फिर वो कहता है मैं क्या बोलता है EPF के थ्रू केस करता हूं, या फिर ये कोई भी दिक्कत होती है, तो केस कैसे लड़ाया जाएगा, वहां पे गवर्नमेंट जो होगी ना वो केस लड़वाएगी, ऑफिशियल गेजेट ऑफिसर आएंगे। ठीक है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मतलब कि एक केस या फिर दो केस एक साथ ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि क्या बोलते हैं एक जैसे केस होंगे तो फिर एक साथ बैठा देंगे उनको, अगर अलग अलग केस होंगे तो अलग अलग तरीके से होंगे, मतलब गेजेटेड ऑफिसर आएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से, और वो केस सॉल्व करेंगे, एक या दो केस हो सकते हैं एक साथ ही। ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा। अच्छा, सामने की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो क्या बोलते हैं कोर्ट में केस कर रहे हैं, वहां की तरफ से एक इंसान आएगा, मतलब एक ही पर्सन होगा जिसने केस किया होगा, और वो भी क्या किसके साथ लड़ेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्या बोलते हैं बोलेगा, गवर्नमेंट के साथ बोलेगा, जितने भी गवर्नमेंट कंपनी काम करने वाली होगी उसके साथ क्या बोलते लड़ेगा EPF के बारे में, जितने भी अपने डिस्प्यूट होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एज प्रोसीडिंग ऑफिसर फॉर ए ट्रिब्यूनल। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बंदे को भेजेगी ना लड़ने के लिए, वो पर्सन जो है ना बिल्कुल भी इससे नीचे नहीं होना चाहिए। कौन सा, प्रीसीडिंग ऑफिसर, जो प्रीसीडिंग ऑफिसर होगा ना, हाँ जी, तो उस टाइम पे उस केस को लड़ने के लिए जो प्रीसीडिंग ऑफिसर होगा ना, मतलब जो पहले लेवल, मतलब जो केस लड़ रहा था उससे पहले जो भी ऑफिसर होगा उस लेवल से नीचे का ऑफिसर नहीं लिया जाना चाहिए। और वो कौन से ऑफिसर होंगे, जैसे कि ए जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ए जज ऑफ हाई कोर्ट का जज, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट जज, तो दिक्कत नहीं, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट का जज या फिर ए जज ऑफ हाई कोर्ट के जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज है उससे लेवल उसका नीचे नहीं होना चाहिए, जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट अपने लिए हायर कर रही है क्या चीज, केस लड़ने के लिए, EP मतलब क्या केस का, हाँ जी, एम्प्लॉयर का चलते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल का। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के तहत जो एम्प्लॉयर है, अगर मान लो कोई केस करता है कि भाई क्या बोलते हैं हमें क्या बोलते हैं PF इतना नहीं भरना, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कहती है हम आप केस लड़ सकते हो आराम से। ठीक है, आप यहाँ से एक बंदा आओगे और क्या बोलते हैं हम वहां से दो बंदे आएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं क्या नाम था, केस लड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है कुछ भी। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है जिसने केस किया एम्प्लॉयर वो केस लड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी तरफ जो आएगा वो ऑफिसर पढ़ा लिखा होगा, गेजेटेड ऑफिसर होगा। ठीक है, जो आपके केस को चेक करेगा, एक या दो केस एक साथ हो सकते हैं। और दूसरी चीज, जो ऑफिसर होगा वो क्या बोलते हैं प्रीसीडिंग ऑफिसर से क्या बोलते हैं कम नहीं होना चाहिए, वो उससे ऊपर ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ए जज ऑफ हाई कोर्ट और दूसरा ए डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है, हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है, केस लड़ने के लिए आएंगे यहाँ पे।
आसान है। हाँ जी, आगे चलते बोलते हैं। अगला आता है भाई इंस्पेक्टर सेक्शन 16। जो सेक्शन 16 के थ्रू ये जो इंस्पेक्टर है जो केस में चेकिंग करने के लिए आ रहा है, वो इंस्पेक्टर क्या क्या चेकिंग कर सकता है। तो पहला सेक्शन कहता है भाई सब सेक्शन 1 कहता है इंक्वायरी करेक्शन, यानी कि वो खाली ये चेक कर सकता है कि जो इसने डाटा लिखा है या फिर जो इसने कलेक्शन करी है, चलते हैं जो पैसे वैसे कलेक्ट किए हैं, जो एम्प्लॉयर ने कलेक्ट किए हैं चेकिंग के टाइम पे, वो सही कलेक्ट करें या फिर नहीं करें। यानी गवर्नमेंट अगर इंक्वायरी बैठाती है किसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर, किसी बिजनेसमैन के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर, तो बस जो करेक्शन ऑफिसर आएगा वो खाली यही चेक करेगा कि डाटा करेक्ट है या नहीं है, यानी जितनी ईएसआई जितना पीएफ कटना चाहिए उतना कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। आसान भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आगे आती है पेनल्टीज, कि पेनल्टीज कितनी लगाई जा सकती है पेनल्टीज किसके ऊपर। तो पहली चीज, अगर इंफॉर्मेशन में कोई गलती निकली, तो 1 साल की जेल या फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है किसी भी एम्प्लॉयर के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज, एम्प्लॉयर फॉल्ट, अगर एम्प्लॉयर की गलती लगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे वो अमाउंट में गलती निकली है या फिर इंफॉर्मेशन में गलती निकली है तो 1 साल तक की जेल। अगर एम्प्लॉयर की गलती निकली कि एम्प्लॉयर जो था वो फॉल्ट कर रहा था, कोई दिक्कत कर रहा था, तो उसको 3 साल तक की जेल भेज सकते हैं भाई। ठीक है। हाँ जी। अगला, पेमेंट में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो 10,000 रुपए तक का, मतलब अगर मान लो पेमेंट में कोई दिक्कत है, जैसे कि एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं करी किसी भी एम्प्लॉय को, या फिर उसका पीएफ नहीं भरा उसने, तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है और 1 साल की क्या हो सकती है, जेल हो सकती है अगर पेमेंट में फॉल्ट होता है। तो भाई ये पेनल्टीज क्या है, पहली पेनल्टीज क्या है, इंफॉर्मेशन में अगर कोई दिक्कत निकलती है तो 1 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माना। अगर कि एम्प्लॉयर का अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो 3 साल तक की जेल हो जाएगी, और अगर पेमेंट में कोई दिक्कत करता है एम्प्लॉयर तो 10,000 रुपए जुर्माना और 1 साल की क्या हो सकती है, जेल। उसके बाद भाई कंप्लेंट डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, जो भी डिफॉल्ट हुआ है उसको अगर छुपाने की कोशिश करता है तो 6 महीने तक की क्या हो सकती है, उसे जेल हो सकती है। आगे चले, बाकी छोटे मोटे मिसलेनियस प्रोविजंस रह गए, जो से बोला था ना ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन, तो मिसलेनियस प्रोविजन रह गए। मिसलेनियस प्रोविजन जैसे कि सेक्शन 17 कहता है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, यानी कि मतलब कि अगर हमें जो एम्प्लॉयर है उसको क्या बोलते हैं, जो ईपीएफ है वो है मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो पेमेंट करता है किसी एम्प्लॉय को, किसके लिए, उसकी क्या बोलते हैं जो उसकी किस्त है या फिर जो उसकी पेंशन है वो पूरी हो गई है तो उसको वो पेमेंट करनी है, तो वो उसका अमाउंट का जो फंड है वो कहां पे रखेगा, वो रखेगा भाई एम्प्लॉय फंड के अंदर। मैंने बताया था जो एम्प्लॉयर मतलब जो ईपीएफओ है वो अपना अमाउंट जो उसको पे करना होता है वो पहले से ही बैंक से ट्रांसफर कर लेता है। जैसे हम जितना भी पैसा देते हैं किसको, ईपीएफओ को, ईपीएफ के रूप में जो कटता है पैसा वो लोग कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। आसान है, इन्वेस्टमेंट में पैसा बढ़ भी सकता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा घट भी सकता है, हमें तो खाली इंटरेस्ट से मतलब होता है। तो जितना इंटरेस्ट हमें इस साल मिलना होता है ना, तो हमें मतलब गवर्नमेंट कहती है ईपीएफओ को कि आपको इतना अमाउंट इस साल के लिए आपको ईपीएफ के फंड में मतलब एम्प्लॉय के फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आसान है, यानी एक अकाउंट में स्पेसिफिक अमाउंट में क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसा, ताकि आप आराम से दे पाओ, कोई दिक्कत ना हो किसी एम्प्लॉय को कि बाद में बोलो कि भैया लॉस हो रहा है अभी नहीं दे सकते। ठीक है। सेक्शन 19 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर, जो कि किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट जितने भी ईपीएफ के काम वाम है वो किसी और को सौंप सकती है। ठीक है। तो डेलीगेशन कर सकती है किसका, काम का, यानी कि काम को किसी और को सौंप सकती है। ठीक है। यानी और उसके पास भी उतनी ही पावर रहेगी जितनी पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। बस गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है कि उसको हटा भी सकती है वहां से। ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। सेक्शन 20 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सारी वही जो बताया, मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर में पावर किसके पास चली गई, उसके पास चली गई, यानी जिसको गवर्नमेंट ने सौंपा था काम। ठीक है। तो दोनों की पावर जो होंगी वो बराबर होंगी, लेकिन अगर मान लो कोई दिक्कत होती है कि पावर में जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर वो बोलता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट सुपीरियर होगी, गवर्नमेंट चाहे तो उसे हटा भी सकती है वहां से। ठीक है। हाँ जी, सेक्शन 20 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे खत्म होता है भाई आज का पहला चैप्टर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। भाई बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं अभी भी, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है भाई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। वो अंदर डीपली घुसे हुए हैं वो सारे टॉपिक, मैंने देखे लिया भाई पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में, मतलब पास्ट 10 ईयर्स कह रहा हूँ। हाँ जी, पिछले साल जैसे क्वेश्चन आए थे उस टॉपिक में देख लिया, जो मेरे को लगा ना इंपॉर्टेंट है पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, मैं खाली वो करवा रहा हूँ। आपको भी उतनी मेहनत करनी है भाई, मुश्किल से 3-4 दिन रह गए, सारे के सारे टॉपिक करवाऊंगा तो फिर आपको भी टाइम वेस्ट होगा और क्या बोलते हैं वीडियो भी लंबी बनेगी काफी। ठीक है। तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट लगा मेरे को मैंने खाली वो करवाया। ठीक है। तो अगर कुछ छूट गया, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो भाई क्या बोलते हैं उसके लिए सॉरी। ठीक है। नीचे कमेंट करके बता देना भैया आपने या फिर छोड़ दिया, या फिर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा है तो मैं आराम से सॉल्व कर दूंगा।
ठीक है भाई। हाँ जी, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके मेरे को बता सकते हो भैया ये वाले में डाउट आ रहा है या फिर ये वाला टॉपिक मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप करवा दो एक बार और, ठीक है। मैं उसको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, आपको हो सकता है तो, और वरना उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता था भाई इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे करवा दिया, ठीक है। हाँ जी, और थोड़े डाटा वाले थे, फैक्ट्स वाले थे, तो मैं अब कह रहा हूँ भाई आपको एक बार और पढ़नी पड़ेगी वीडियो, मतलब आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो एक दिन में जितना टाइम होना भाई उतनी ज्यादा देखो वीडियो, तो आपके दिमाग में कहता है कि घुस जाए वो डाटा, जितने भी फैक्ट्स हैं। जैसे पिछली वीडियो थी एचआरएम की, वो तो आसान थी, मगर ये वाली थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि डाटा है ना इसके अंदर, फैक्ट्स है, वो जल्दी से याद नहीं हो पाएंगे। तो इस या तो आप नोट्स बना लो साथ साथ, या फिर आप क्या बोलते हैं हमारे नोट्स परचेज करते हो, या फिर आपको याद करने पड़ेंगे वो चीजें, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी अमाउंट होगा मिनिमम अमाउंट व्हाट्सएप पे पे करके आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। सिंपल है भाई। हाँ जी, अच्छा नोट्स के अंदर नोट्स तो है ही, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने वो भी दे रखे हैं। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तब भी आपको नोट्स परचेज करने पड़ेंगे। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, नंबर दे रखा है 8059639586। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम 4 दिन, और टाटा बाय बाय।